शादरा में स्कूटर सवार ने मारी टक्कर लगने से राहगीर की मौके पर मौत। पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी। सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ने से कैब और ऑटो चालक हुए परेशान। घर के खर्च के साथ ईएमआई निकालना हुआ मुश्किल। चालकों का कहना, सरकार महंगाई से निजात दिलाने में नाकामयाब। पांडव नगर में खाना न देने पर ढाबे के स्टाफ को युवकों ने किया घायल। युवक देर रात नशे में धुत होकर आए थे ढाबे पर। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी। निगम स्कूल के वॉशरूम में पानी की सुविधा नहीं। चेयरमैन ने कहा जल्द इसकी कराई जाएगी जांच। लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार? टीचर्स का ये हाल तो बच्चों का क्या हाल होगा? स्थायी समिति की मीटिंग में वार्ड के उठाए गए कई मुद्दे। और सफाई कर्मचारियों ने निगम के खिलाफ जताया विरोध। वेतन न मिलने से कर्मचारियों को हो रही हैं दिक्कतें। वेतन न मिलने के बाद अस्पताल में करा रहे हैं तमाम काम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। शादरा जिले के फर्श बाजार थाना इलाके में शनिवार देर रात एक स्कूटर की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रकाश के नाम में हुई है, जो विश्वास नगर में किराए के कमरे में रहता था, जो कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। मृतक की फैमिली बिहार में रहती है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से स्कूटर सवार का पता लगाया जा रहा है। वहीं परिवार का कहना है कि पुलिस वालों ने उनको धोखे में रखा, उनको बताया नहीं कि उनके परिजन की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उसके बाद हमने ही फ़ोन किया था, पूरी रात हमने फ़ोन किया, पुलिस ने कोई फ़ोन नहीं उठाया। और सवेरे जो है हमने फिर दोबारा जब फ़ोन किया, जब हमें पुलिस ने बताया हमारे फ़ोन करने पे, प्रकाश झा नाम है, हाँ 55 एज है कम से कम, गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर थे। हमारा रिकॉर्डिंग कॉल है, मोबाइल बताएगा कि हमने कितने दफ़े हम अपने नंबर से कॉल किए हैं या हमारे घर के नंबर से उस फ़ोन पे कितने बार कॉल किया है। पुलिस ने हमें कोई सूचना दिया है, पुलिस की मिली भगत से ये सारा काम सत्यानाश हुआ है। हमें तकलीफ एक ही चीज़ का है कि हमको पुलिस ने सूचना नहीं किया। पुलिस ने आपको 12 घंटे बाद भी सूचना उसने पुलिस के अनुकूल जो है अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं है। नहीं, पापा का कॉल आया था। हम लोग बाहर रहते हैं, इधर से पढ़ाई चल रही है अपनी, तो बाहर ही रहते हैं हम। तो पापा का कॉल आया था, तो फिर हम उसी दिन आए यहाँ पे चंडीगढ़ से। हमने जो चाचा को देखा, हमने देखा पोस्टमार्टम, उसमें जो मॉर्चरी होती है ना, उसी में देखा लास्ट। जब भी वो जो सब हो जाता है सब कुछ, तो हमने सिर्फ शक्ल देखी थी, तो थोड़ी सी यहाँ पे चोट लगी हुई थी, बस। उससे ज़्यादा नहीं देखा हमने। नहीं, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं था, ऐसा कुछ। वो थे भी नहीं ऐसे बंदे की जो लड़ाई झगड़ा कर लें। एक की शादी हो गई, एक पढ़ाई करता है गाँव में। हाँ, मतलब वो आ गया यहाँ पे, वो बीकॉम कर रहा है, वो शायद फाइनल ईयर सेकंड ईयर में। ये बात है 19 तारीख की रात की। यही सुभाष गली पे हुआ है, इधर सुभाष गली पे, उधर की साइड, डिवाइडर वाली साइड पे। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद गुरुवार को दिल्ली में सीएनजी और पाइप से आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस पीएनजी की कीमतें में 1 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 59 रुपये 1 पैसे प्रति किलो हो गई है। इस महीने में सीएनजी की कीमत में तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। पीएनजी 36 रुपये 61 पैसे प्रति घन मीटर के भाव पर मिलेगी। दिल्ली में पीएनजी के दाम में 1 रुपये प्रति घन मीटर तक बढ़ा दिए गए हैं। सीसीएन की रिपोर्टर सोनिया शर्मा ने टैक्सी ड्राइवर और ऑटो चालकों से बात की, तो उनका कहना है कि हम लोग काफ़ी परेशान हैं। किराया बढ़ता नहीं है, गैस के दाम बढ़ जाते हैं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, साथ ही गाड़ी की किस्त निकालना भी मुश्किल हो रहा है। सरकार महंगाई को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। सीएनजी से बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। सीएनजी, एक तो ट्रैफिक ज़्यादा लगता है, इस चक्कर में सीएनजी के रेट कम होना चाहिए। तो इसलिए, क्योंकि हम लोगों का किराया कम है, इसलिए इस चक्कर में है। इसकी ईएमआई भी नहीं निकलती है जिस हिसाब से गैस का रेट है। बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत ही प्रॉब्लम है सीएनजी की। हमारा जो किराया है वो बढ़ नहीं रहा है, सेम गवर्नमेंट अपना बढ़ा रही है। या गरीब की तरफ भी तो सोचो कि जो गाड़ी पैसा चला रहा है वो कैसे गुजारा करेगा अपने बच्चों का। पार्टियां ये कहती हैं कि सेम भैया तुम तो किराए को ले के बैठ जाते हो, ऐसे थोड़ा नहीं होता है कहना। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें मैडम? बढ़ रही है या नहीं? कुछ नहीं बढ़ रही मैडम, मेरी खुद की गाड़ी है, मैं मजदूर हूँ, मैं आज खुद परेशान हूँ इस चीज़ के लिए। जी बहुत परेशानी है। और मैं तो देख रहा हूँ हफ्ते में 2 बार कम से कम पैसे बढ़ते हैं।
जो कि बहुत गलत बात है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये शायद इस वजह से हो रहा है ताकि लोग अब सीएनजी को भी छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ें। शायद इस वजह से ये रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है, नहीं बढ़ने चाहिए इस तरीके से। और अभी मैंने सिलेंडर बुक किया था अपना घर का, जो पहले 900 रुपये का आता था और अब वो 950 का हो गया। तो सभी के लिए बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पैसे महंगाई होती जा रही है, दम पे दम आए दिन महंगाई। अब जैसे समझ लो क्या सरकारों को दोष दें, किसी को क्या दुएं, कुछ भी ना, बस समझ लो महंगाई बढ़ती जा रही है। जो गाड़ी के तो जो है आमदनी कम है, सवारी तो उतने ही पैसे देती है, कम वही रेट पुराने, और जो इधर गैस के पैसे बढ़ते जा रहे हैं और गाड़ी मालिक जो है किराया जो बढ़ाते जा रहे हैं, ये भी बढ़ाते जा रहे हैं। पूर्व दिल्ली के पांडव नगर इलाके में देर रात खाना नहीं देने पर कुछ युवकों ने फ्राई पैन और ईंट से हमला कर ढाबे के स्टाफ को घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक सोमवार देर रात पांडव नगर के कोटला गांव स्थित राम बाबू होटल पर बाइक सवार लड़के कुछ नशे में धुत होकर आते हैं और होटल के मालिक से खाना मांगने लगते हैं। होटल मालिक राम बाबू ने कहा कि होटल बंद करने का समय हो गया, अभी खाना नहीं दे सकते हैं। इसी बात पर युवक की कहासुनी हो गई। गुस्साए युवकों ने अपने साथियों को भी बुला लिया और ढाबे में रखे फ्राई पैन और ईंट से ढाबे के रसोइये संजीत पर हमला कर दिया और वो घायल हो गया और वहां से वो मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और इलाके के सीसीटीवी की फुटेज खंगाली गई तो कुछ ही घंटों में आरोपियों की पहचान कर ली गई है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अमित शर्मा, आमिर अब्दुल और नीरज के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच में जुट गई है। परसों रात ये हुआ था, कल वो आए दारू पी के में झगड़ा किया, अभी लोगों ने झगड़ा किया, आया हाथ पर उनको मारा था खींच के, मालिक को गलती, फिर फार्मर ने ईट पत्थर चलाया इन लोगों ने। हाँ जी, क्या खाना मांग रहे थे? क्या खाना मांग रहे थे? बाबू जी 1 मिनट रुक जा, 10 मिनट आपको खाना मिल रहा है। उनको माने नहीं, आके झगड़ा किया। आके बता रहे कि जो है ढाबा जो है वो बंद हो रहा था, इसलिए उनको मना किया गया, इसलिए बिना मना नहीं कराया था, प्यार से कही थी भाई साहब खाना खा लो, प्यार से, बिना आता आके लफड़ा किया हम लोग। इस चीज से वार के कितने लोग थे? उनसे मीडियम में थे 10-12 आदमी थे। मोटरसाइकिल 3 गाड़ी थी, एक वो थी बुलेट। किस चीज से वार किया था बता रहे हैं? फार्मन से वार किया था, वो अभी थाने में ब्लॉक में पड़ा मिल। ईस्ट एमसीडी में स्थायी समिति की बैठक में डीएमसी के 49 वार्डों के तमाम मुद्दों को उठाया गया। नेता सदन सतपाल सिंह का कहना है कि सबसे गंभीर मुद्दा यह है कि निगम के स्कूलों में वॉशरूम में पानी की व्यवस्था न होने की वजह से स्कूल के टीचर्स को पड़ोस के घरों में दरवाजों खटखटाने पड़ते हैं। टीचर्स किसी के घर पर जाएं, कोई घटना हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? घटना से पूरी ईस्ट एमसीडी कलंकित होगी। मीटिंग में चेयरमैन वीएस पवार का कहना है ये बेहद गंभीर मुद्दा है, इसकी जांच कराई जाएगी। कैसे हुआ? जब टीचर्स स्कूल में परेशान हैं तो बच्चों का क्या हाल होगा? मेरे पर्टिकुलर एक स्कूल का मामला था, वार्ड नंबर 49 है, जहाँ के सम्मानित पार्षद को भी कभी स्कूल में जाना चाहिए, क्योंकि जो हम चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, मेरे वार्ड के बच्चे पढ़ते हैं, तो हमें जाना चाहिए था। वो लैप्सेस कहीं ना कहीं है। सेटअप है हमारा भी स्कूल इंस्पेक्टर है, वहाँ की प्रिंसिपल है। अगर उन्हें संज्ञान लाएगा, उसकी इंक्वायरी बैठा दिया, आपको बोला कि विदिन 3 डेज में दे विल सबमिट द रिपोर्ट कि कहाँ लैप्सेस कहाँ हुई। अगर वहाँ पानी नहीं था, और इतनी बड़ी बात है कि कोई टीचर हमारे किसी के घर में जाए तो वेरी सीरियस लैप्सेस है। इतने बड़े स्कूल है, इतना बड़ा हमला हमारा है, 350 स्कूल हैं। अगर ऐसा लैप्सेज होगी तो बहुत उस अधिकारी दोषी जो अधिकारी हुआ उसके अगेंस्ट हम कार्रवाई करेंगे। पूर्व दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। कर्मचारियों का कहना है कि एक तो ईस्ट एमसीडी हमको वेतन नहीं दे रहा है, ऊपर से अस्पताल में सफाई के साथ और भी काम कराए जा रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हमको सैलरी नहीं मिलने की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सफाई कर्मचारियों ने निगम के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया है। साथ ही सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हमसे सफाई का ही काम कराया जाए, ना कि और भी अस्पताल के काम। देखिए, मुद्दा ये है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, जो वार्डों में काम करते थे, उनको एजुकेशन स्कूल के अंदर और हॉस्पिटल के अंदर भेजा गया है। तो हमने डिपार्टमेंट को कहा चलो ठीक है, हमारे अधीन ही आता है एमसीडी के अंदर, लेकिन अब तो हद हो गई है। यहाँ से काम करा के वार्डों में काम करा रहे हैं, वार्डों से बुला के हॉस्पिटल में जो वार्ड है उसमें काम करा रहे हैं, टैले साफ करा रहे हैं, जो सिर्फ सफाई कर्मचारी के हद में काम नहीं आता। अब उनको माली वालों के उद्यान विभाग में भेजा जा रहा है पार्कों की सफाई करने के लिए। क्या मेरा एक कर्मचारी रह गया है क्या? अगर ज़रूरत लगती है तो भर्ती करो, नहीं जो पुराना स्टाफ है उसको लगाओ। मतलब पहले ही काम का लोड ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, कर्मचारी कम है,
उन्हें वार्डों में से निकाल के यहाँ भेज रहे हैं और उनका ऐसे जूस निकाल रहे हैं बिल्कुल नींबू की तरह। समस्या यह है, पहले तो हमें वार्ड में से यहाँ इलाकों में से यहाँ भेज दिया, भाई वार्ड में जाओ काम करो। उस क्या काम करते थे? ये सफाई का ही है हमारा, झाड़ू पोछे का। उसके बाद में अब बोल दिया कि पार्कों में जाओ। नहीं, जो माली का काम होता है वो दिया गया है हमको। हाँ, तो अब आपका क्या कहना है? यानी कि हमें फिक्स ड्यूटी नहीं दी जा रही कि भाई आप यहाँ काम करो। अब यहाँ हमें फिर कल से पारिकों में ये क्या पेड़ न लाओ, पेड़ों को धर लगाओ, इनमें पानी दो और इन पर साफ सफाई करो। अब बताओ, वो हमें पे काम आता नहीं, हमें पता, क्योंकि ये मालिक का जो काम आता है टेक्निकल में आता है, समझे। चलो मालिक का काम कर लेंगे, हमें टेक्निकल लाइन में लो, टेक्निकल बता दो हमें, हम मालिक का काम कर लेंगे। ये जितने भी कर्मचारी है वार्ड में थे, अपने अपने वार्ड में थे, इलाके में सफाई कर रहे थे, इनको यहाँ ना भेज दिया गया है। ठीक है, भेज दिया गया है तो इनको एक काम बताया जाए। इनको वार्डों में लगा रहे, फिर उनको कह रहे कि भाई अब मालिक का भी काम करोगे। अगर मालिक का काम कराना है इनसे तो ठीक है, अभी जो भाई ने बताया हमारे, ठीक है, तो हमें टेक्निकल काम सिखाओ हमें। इतना हमारा कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है बहुत ज़्यादा, और तरह तरह ऐसी मछली है बहुत ज़्यादा। उनको वार्डों से बुलाया जा रहा है, वार्ड से बुलाने के बाद में यहाँ काम लिया जा रहा है। टहले साहब वगैरह हमारा काम नहीं है, ठीक है, झाड़ू पोछा काम है वो कर लेते हैं। उसके बाद में मालिकगिरी दे रहे, जबकि मालिकगिरी का हमारा काम नहीं, हमें नहीं पता मालिकगिरी का काम क्या होता है। इतना शोषण किया जा रहा है हद से ज़्यादा। ईस्ट दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल जीटीबी के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में 250 बेडों की वार्ड की संख्या बढ़ा दी गई है। इसकी वजह से हजारों मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधाएं मिल सकेंगी। अब अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में बेडों की संख्या 469 के आसपास हो गई है। आपको बता दें, जीटीबी अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक के टोटल 586 बेड हैं, उनमें से 117 बेड कोरोना के लिए रखे गए हैं। फिलहाल मदर एंड चाइल्ड यूनिट में 250 बेड बढ़ने की वजह से बीमार होने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं को काफ़ी हद तक बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जीटीबी अस्पताल में सभी वार्ड जो बंद पड़े हैं उन्हें शुरू करने की प्राथमिकता है। इसके लिए मैन पावर भी बढ़ाया जा रहा है। बस ये हमारी एमसीएच बिल्डिंग जो है वो काफ़ी देर से फंक्शनल थी, बट उसमें कई अंडर यूटिलाइज बेड थे। तो हमारे जो ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं, मिनिस्टर साहब हैं, उनके निर्देश से एमडी साहब ने अभी जो है 250 बेड जो को और फंक्शनल कर दिया है। तो अब हमारी जो क्षमता एमसीएच ब्लॉक की है वो 470 बेड के करीब हो गई है, जो कि पहले 200-250 के करीब थी। तो इसके कारण काफ़ी जो रश रहता है गायनी और ऑब्स डिपार्टमेंट में वो काफ़ी कम होगा और इससे पेशेंट्स को काफ़ी सुविधा मिलेगी। बेड से अलग मिलेंगे, पहले आपको पता है कि यहाँ पे कितना भीड़ रहता है, तो इस कारण ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जिससे कि काफ़ी भीड़ कम होने का अंदेशा है। अभी जो है हमने उसमें जो आपके टोटल हमारे वहाँ पे जो 586 बेड्स एमसीएच में फंक्शनल हैं, उसमें के हमने 117 बेड जो हैं कोरोना के लिए अभी भी रिजर्व रखे हैं। तो अभी एमसीएच ब्लॉक जो मैटरनल एंड चाइल्ड केयर है वो करीब 470 बेड यूज़ कर रहा है। तो दिल्ली की तीनों एमसीडी अब एक हो जाएंगी। केंद्र सरकार की तरफ से इसको मंजूरी मिल गई है। सीसीएन की रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंत ने ईस्ट एमसीडी के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से बात की, तो उनका कहना है कि ईस्ट एमसीडी कब तक चलेगी अभी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, पर यह जल्द कहा जा सकता है कि निगम तीनों एक जल्द होंगे। इनका भविष्य क्या होगा, सीट्स कितनी होंगी, ये कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। निगम पार्षद और मेयर के चुनाव कैसे क्लियर होंगे ये भी जल्द बता दिया जाएगा। ईडीएमसी कब तक चलेगी इसकी अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये तय है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम अब अलग नहीं होगा, तीनों निगमें एक होंगी। कल या परसों मुझे लगता है शायद कुछ जानकारी हम लोगों को मिल जाए कि निगम का भविष्य कैसा होगा। तीनों निगम एक तो होंगी, लेकिन उसमें कितनी सीटें होंगी, सीटें 272 होंगी, 136 होंगी, 200 होंगी, मुझे लगता है दो तीन दिन में स्पष्ट हो जाना चाहिए। मेयर काउंसिलों का महापौर का चुनाव सीधा होगा या जैसे अभी हम सभी निगम पार्षद चुनते हैं वैसे चुना जाएगा, ये भी स्पष्ट होने वाला है। लेकिन एक बात तय है कि निगम मजबूत होगी। निगम को जो केजरीवाल सरकार ने पंगु बनाया हुआ था, असहाय किया हुआ था, उनके हिस्से का पैसा नहीं दे रहे थे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम का जो 2,985 करोड़ रुपये बकाया है, उसके अलावा सन 21-22 का 450 करोड़ रुपये बकाया है, उन्होंने अभी तक नहीं दिया, जिसके कारण हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे डॉक्टर्स, हमारे टीचर्स, हमारे नर्सेज, हमारे डीवीसी कर्मचारी परेशान हैं।
उमर खालिद को दिल्ली की अदालत से फिर झटका लगा है। दिल्ली दंगों से जुड़े केस में दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत देने से इनकार किया। उमर खालिद के खिलाफ दंगे की साजिश और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। उमर खालिद की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई थी, फिर फैसले को गुरुवार यानी कि आज तक के लिए टाल दिया गया था। अब कोर्ट ने इस पर आदेश सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत इस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के दंगे एक पूर्व नियोजित गहरी साजिश का हिस्सा थे जो आरोपियों द्वारा रची गई थी। खालिद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील त्रिदीप पेस ने दलील दी थी कि कई लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध किया और विरोध प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष था, लेकिन आरोप पत्र सांप्रदायिक था। देखिए, बेसिकली ये जो उमर खालिद वाला केस है, जेएनयू स्टूडेंट एक्टिविस्ट है ये व्यक्ति, और इसके ऊपर जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट के अंदर भी इम्प्लीड करा हुआ है। ऐसे में जो एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत जी हैं, उन्होंने आज कोर्ट के अंदर उसकी बेल एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया है। उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन है उसकी बात को माना है और जो डिफेंस है उसकी बात को नकारा है। और बेसिकली डिले इन प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिसीजन ये होता है कि जब बहुत बड़ा मामला होता है, कई लोगों के सोशल स्टिग्मास इससे जुड़े होते हैं, कई समाज की व्यूज़ होते हैं, तो उसके मद्देनज़र बहुत सोच समझ के किसी फैसले को समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो उसी के चलते 3 बारी डेफरमेंट हुई। एक बारी रिटर्न पॉइंट्स लिखने के लिए जज साहब ने बोला कि रिटर्न में प्रोसिक्यूशन अपनी बात को कहे। एक बारी उन्होंने बोला कि करेक्शंस हैं कुछ ऑर्डर में, तो उसके लिए उन्होंने टाइम लिया। और आज फाइनली उन्होंने बेल का डिसमिसल ऑर्डर जो है वो सुना दिया। गोकुलपुरी में कुछ दिन पहले झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई थी। आग लगने से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को झोपड़ी जलकर उनकी खाक हो गई थी। वहीं 5 लोगों की इसमें मौत भी हो गई थी। इसी दौरान झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया था। वहीं अब यहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से रिलीफ कैंप लगाया गया है, जिसमें दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। खाने पीने का चाय, डबल रोटी, कपड़े लत्ते, बासन, कम्बर वम्बर सब कुछ सब मिल रहा है। हाँ, यहाँ पढ़ाई हो रही है, सब सुविधा, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, खाना पीना, सुबह का भी देखभाल, चाय पानी, डबल रोटी, समोसा, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हंस के जैसा बात 25,000 आए तो बैंक में गए थे साथ, वो कह रहे थे तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा, GTB वहाँ पे यूनियन बैंक है, वहाँ से आपको पैसे निकालना पड़ेगा। स्लिप दी हुई है, अब ये मिले होंगे। अब फिलहाल तो हमारे को, इनको भी काली चरण को मिल गया, इनको भी मिल गए। सर, मैं बच्चों को पहले से ही बता रही हूँ, डे बाय डे बताती हूँ जो भी रहता है। कल भी जैसे हमारा था तो कल भी इनको इंट्रोड्यूस कराया है कि हाँ, हमें पानी को कैसे सेव करना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो चुके हमें पानी को बचाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पे जब से आग लगी, जब से आए हैं, और जैसे कल्पना क्लास देती है, शुरू से हम बच्चों को, हमने ये बच्चे वो करे हैं हैंडल। यहाँ पे बहुत बच्चों को हिंदी भी नहीं आती थी, अब कई बच्चे इनमें से ऐसे हैं जो पढ़ना सीख गए हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।